आज हम बात करने वाले परावैद्युत पदार्थ तथा परावैद्युतांक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि आपके परावैद्युत पदार्थ होते क्या है। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपके कांच की, किसकी बात करूं? कांच की बात करूं तो कांच में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कांच में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, किंतु जो कांच है ना, वो देखा गया कि विद्युत प्रवाह प्रदर्शित करता है। कौन सा प्रवाह प्रदर्शित करता है? विद्युत प्रवाह प्रदर्शित करता है। तो ऐसे पदार्थ जो कि अपने में से विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होने देते, किंतु विद्युत प्रवाह प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ओके, जैसे कि एक से एग्जांपल और एक है आपका एबोनाइट की छड़। किसकी छड़? एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ भी अपने में से विद्युत धारा को तो प्रवाहित नहीं होने देती, किंतु विद्युत प्रभाव अवश्य प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से मोम, कागज, ये सभी भी क्या है? आपके परावैद्युत पदार्थ है। अब देखिए, जो आपके परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, अर्थात जो आपके परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं, अर्थात विद्युत का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो आपके जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? जो कि अपने में से विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होने देते, किंतु विद्युत प्रवाह दर्शाते हैं। एग्जाम्पल कांच, एबोनाइट की छड़, मोम, कागज। और ये कैसे होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। अब देखिए, जैसे कि कांच परावैद्युत पदार्थ है, एबोनाइट परावैद्युत पदार्थ है, मोम परावैद्युत पदार्थ है, कागज परावैद्युत पदार्थ है। अब इन परावैद्युत पदार्थ से संबंधित की कितने परावैद्युत है उनसे एक अंक दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात जैसे कि कांच एक परावैद्युत पदार्थ है, एबोनाइट छड़ एक परावैद्युत पदार्थ है, मोम एक परावैद्युत पदार्थ है, कागज एक परावैद्युत पदार्थ है। तो इन सब से संबंधित, इन परावैद्युत पदार्थ संबंधित एक अंक होता है जिसे हम परावैद्युतांक कैपिटल के कहते हैं। कांच एक परावैद्युत पदार्थ है, तो इसका जो अंक दिया गया है उसे कितना दिया है? 5.1, अर्थात इसके परावैद्युतांक का मान कितना है? 5.1 है। यदि मैं बात करूं एबोनाइट की छड़, तो इसका परावैद्युतांक कितना है? 2.8 है। इसी प्रकार मोम का भी होता है, कागज का भी होता है। तो परावैद्युतांक यदि बेसिक मतलब आप समझना चाहे तो वो क्या होता है? परावैद्युत पदार्थों से संबंधित अंक क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। ये तो हो गया आपका बेसिक मतलब। लेकिन फिजिक्स में क्या डेफिनेशन दी गई है आपकी? निर्वात की माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइड बाय निर्वात की विद्युतशीलता, अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन एम कहते हैं और निर्वात की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो जो आपका परावैद्युतांक होता है वो किसके बराबर होता है? आपका एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइड बाय निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए, ये जो परावैद्युतांक है ना, इसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। ओके, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन और से भी प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हम बात करें परावैद्युतांक की मात्रा की, तो देखिए, परावैद्युतांक क्या है? परावैद्युत पदार्थों से संबंधित एक अंक है, और अंक कैसी राशि है? अदिश राशि है, या बोल सकते विमाहीन राशि है। तो ये भी जो है ना परावैद्युतांक, ये भी कैसी राशि है? आपकी विमाहीन राशि है। इसकी कोई भी विमा नहीं होती। विमाहीन का मतलब जैसे कि विमा क्या होती है? MLT होती है। यदि इनकी घात क्या हो? 0 हो, तो इसे कहते हैं विमाहीन राशियां। तो परावैद्युतांक कैसी राशि? आपकी विमाहीन राशि है। देखिए, चैप्टर नंबर 1 में संबंध पढ़े थे कि आपका जो माध्यम में जो बल आता है आपका, वो निर्वात में बल के बराबर होता है। बस अंतर किस बात का रहता है? 1/k का अंतर रहता है कि माध्यम में जो बल आता है वो निर्वात में बल के बराबर होता है, निर्वात में लगने वाले कूलाम बल के बराबर होता है। बस अंतर होता है कि 1/k गुना होता है। मतलब माध्यम का बल अधिक होता है और निर्वात का बल 1/k गुना कम होता है। अब इसी प्रकार से और एक होता है आपका ई माध्यम जो रहता है, जो आपका ई माध्यम रहता है वो भी ई निर्वात के बराबर होता है। लेकिन बस अंतर किस बात का रहता है? अंतर इस बात का रहता है कि वो 1/k गुना होता है। मतलब माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आती है। बस 1/k का अंतर रहता है। मतलब कि माध्यम की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 1/k गुना क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो ये हो गया आपका पहला संबंध। अब देखिए, यदि मैं इस संबंध की बात करूं तो मैं k को यदि इधर ला दूं तो क्या हो जाएगा आपका? ई माध्यम। देखिए, k अभी किस में? डिवाइड में। इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका ई निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ई निर्वात।
अब यदि मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहूँ के का, तो देखो ई माध्यम को मुझे इधर भेजना पड़ेगा, तो मैं ई माध्यम को जैसे इधर रहेगा, अभी किस में था, गुणा में था, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये हो गया ई एम, अर्थात माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो के का और एक फॉर्मूला आ गया, के बराबर क्या हो गया, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिवाइड बाय माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि मैं किसी गोली चालक की धारिता की बात करूं जो कि निर्वात में रखा, तो आपका फॉर्मूला कितना होता है, C = 4πε0 इंटू आर। लेकिन यदि यही क्या हो, आपका यही जो आपका गोला हो, इस प्रकार से आपका गोला हो, उसकी जो धारिता होती है वो कितनी होती है, 4πε0 इंटू आर हो। अब यदि यही गोला किसी माध्यम में रखा हो, तो मैं मान लेता हूँ उसकी जो धारिता है वो C' है, तो माध्यम के लिए क्या होता है 4πε0m इंटू आर, क्योंकि यहाँ निर्वात में निर्वात की विद्युतशीलता, यह है माध्यम की विद्युतशीलता। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़े परावैद्युतांक के बराबर कितना होता है आपका ε m डिवाइड बाय ε0। अब मैं ε0 को इधर भेज देता हूँ, तो k इंटू ε0 इंटू ε m, तो ε m के स्थान पे क्या रख सकता हूँ मैं, k इंटू ε0 रख देता हूँ, तो C' हो जाएगा 4πε0 इंटू k r। अब देखिए ये जो है आपका 4πε0 इंटू आर, ये क्या है आपका C है, तो मैं लिख सकता हूँ C' बराबर K और ये आ जाएगा C। अर्थात निर्वात की जो अर्थात माध्यम की जो धारिता होती है वो निर्वात की धारिता के K गुना होती है। किसके गुना होती है, निर्वात की धारिता K गुना होती है। अब यहाँ से यदि मैं K का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो मैं C को इधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, C' गुणा में है, इससे आने तो भाग में है, तो C' = K हो जाएगा। अर्थात परावैद्युतांक की और एक डेफिनेशन मिल गई, माध्यम में आपके माध्यम की धारिता डिवाइड बाय निर्वात की धारिता के अनुपात के बराबर क्या होता है, आपका परावैद्युतांक होता है। तो ये हो गया आपका परावैद्युतांक और ये हो गया आपके परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए जो आपके परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और दूसरे होते हैं आपके अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है और दोनों वास्तव में होते क्या है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में जो धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं वे संपाती नहीं होते, अर्थात धनावेश का जो केंद्र होगा और जो ऋणावेश का केंद्र होगा वो एक के ऊपर एक नहीं होगा। संपाती का अर्थ होता है एक के ऊपर एक होना। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो H2O और HCl। देखिए इनकी और एक खासियत है कि इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब वो कैसे होता है, देखिए यदि मैं H2 की संरचना बनाऊं तो इस प्रकार से रहता है आपका, ये होता है पार्श्व माइनस, ये होता है आपका पार्श्व प्लस। यदि मैं HCl की संरचना बनाऊं तो इस प्रकार से होती है पार्श्व माइनस और ये होती है आपकी पार्श्व प्लस, होता है इस प्रकार से। अब यदि मैं इस H2O के अणु में किसकी दिशा देखने जाऊं, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखने जाऊं तो ऊपर की ओर होगी। अब ऊपर की ओर क्यों होगी, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव माइनस से प्लस की ओर होती है। लेकिन यदि मैं यहाँ बात करूं तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, नीचे की ओर है, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और वो कहाँ आ रही है, नीचे की ओर है। तो देखिए एक द्विध्रुव आघूर्ण आ रहा है ऊपर की ओर, एक द्विध्रुव आघूर्ण नीचे की ओर, तो यहाँ जो आपका परिणामी आएगा द्विध्रुव आघूर्ण वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब आप ये सोचे होंगे हम H को ऊपर भी बना सकते हैं और Cl को नीचे भी बना सकते हैं, तब तो दिशा बिल्कुल ही बदल जाएगी। आप जो सोच रहे हैं वो कुछ हद तक सही हो सकता है, वो देखिए कैसे। यदि आप बोल रहे हैं कि मैं H को ऊपर कर देता हूँ पार्श्व प्लस और Cl को मैं नीचे कर देता हूँ, अब बताइए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसी हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर रहती है। अब आप बोलेंगे ये भी ऊपर पी की दिशा ऊपर की ओर है, ये भी पी की दिशा ऊपर की ओर है, मतलब ये अब तो आपका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं आ रहा है परिणामी, तो फिर कैसे, ये तो गलत हो गया जी। नहीं, देखिए प्लस प्लस के मध्य क्या होता है, आपका प्रतिकर्षण होता है। तो जैसे आप H प्लस को ऊपर लाओगे तो ये जो है ना, ये जो आपका O है जिसके ऊपर माइनस है, ये O माइनस इस H प्लस को क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और वापिस जो है ना, ये जो आपका H प्लस यहाँ था ना, वो वापिस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जो आपका Cl माइनस है वो यहाँ पर चला जाएगा। क्योंकि जैसे मैं Cl माइनस को यहाँ पर रखूंगा, Cl के ऊपर पार्श्व माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो ले देके आपका जो Cl माइनस है ऊपर ही चला जाएगा और आपका H प्लस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्या रहते हैं, अणु व्यवस्थित रहते हैं, जिससे कि इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आता है वो आपको कितना आ जाता है, 0 आ जाता है।
अब आप बोल रहे कि चलो मैं क्या करता हूँ, इस O को ऊपर ले जा लेता हूँ, इस H को नीचे ला लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैं इस O को ऊपर ले जाऊंगा और इस H को क्या लाऊंगा, नीचे लाऊंगा, तो देखिए पार्श्व प्लस। अब देखिए प्लस प्लस के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आप जैसे ही ऐसे करना चाहोगे ना तो ये प्लस क्या चले जाएगा, अपने आप ऊपर चले जाएगा और हमें वापस ऐसी संरचना प्राप्त हो जाएगी जिसमें कि जो दिशा होगी वो कहां से कहां तक होगी, नीचे से ऊपर की ओर, जबकि उसमें ऊपर से नीचे की ओर होगी। तो यही होता है आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, जिनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कितना आता है, 0 आता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनका जो है आपका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, इसका भी कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका भी कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन इसका जो आपका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है, आपका 0 है। ओके, तो ये होते हैं आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए इनकी और एक खासियत होती है कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो रहते हैं ना वो कुछ, यदि आप विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो आपके परावैद्युत पदार्थ ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, ऐसे एकदम कहीं भी टेढ़े मेढ़े बिखरे हुए रहते हैं आपके, ऐसे टेढ़े मेढ़े इस प्रकार से कहीं भी बिखरे हुए रहते हैं आपके परावैद्युत पदार्थ। यदि आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाए तो परावैद्युत पदार्थ इस प्रकार से आपके बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे आप क्या करते हैं, इन्हें किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ला देते हैं ना, तो जितने भी पदार्थ एकदम सिस्टमैटिक वे में व्यवस्थित हो जाते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही। पहले जब विद्युत क्षेत्र नहीं था तो देखिए अंड शंड यादृच्छिक रूप से फैले हुए थे, लेकिन जैसे आपके ये विद्युत क्षेत्र में आए तो देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही सभी क्या हो गए, संरेखित हो गए, अर्थात इसकी दिशा में व्यवस्थित हो गए। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की 3 खासियत है। पहला कि धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता, एक के ऊपर एक नहीं होता, इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है और बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में तो ये क्या हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में। देखिए अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें जो धनावेश है और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है, संपाती होता है। अर्थात इसमें जो धनावेश रहेंगे और जो ऋणावेश रहेंगे इनके जो केंद्र होंगे ना वो एक के ऊपर एक होंगे, जबकि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में एक के ऊपर एक नहीं होते। तो इनकी पहली खासियत हो गई। दूसरी खासियत ये है इनकी कि इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना वो कितना होता है, 0 होता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं, इनका प्रत्येक अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 होता है। जैसे कि यदि मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो H2 हो गया, O2 हो गया, आपके क्या हो गए, N2 हो गए, ये सब क्या है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। अब देखिए वो कैसे, यदि मैं N2 की संरचना बनाऊं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो N2 के ऊपर जो आवेश रहता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि N2 कैसा है, उदासीन है, O2 भी कैसा है, उदासीन है, आपका H2 भी कैसा है, आपका यहाँ पर उदासीन है उदासीन। अब यदि द्विध्रुव आघूर्ण का मैं फॉर्मूला लिखा तो कितना होता है, Q×2A Q × 2A Q × 2A। अब बताइए इनके ऊपर जो आवेश है वो कितना है, आपका 0 है, तो 0 × 2A कितना हो जाएगा, 0, 0 × 2 कितना हो जाएगा, 0, 0 × 2A कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में जो आपका नेट आवेश होता है वो 0 होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जबकि जो आपका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है उनमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। ओके, देखिए तीसरा गुणधर्म है इनका कि जब हम विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते इन पर, तो देखिए ये हो गया आपका धनावेश का केंद्र और ये हो गया आपकी ऋणावेश का केंद्र। ये कैसे, एक के ऊपर एक है, ये हो गया आपका धनावेश का केंद्र और ये हो गया ऋणावेश का केंद्र। ये क्या है, एक के ऊपर एक है। लेकिन जैसे हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो आपका धनावेश है वो आ जाता है। देखिए पहले जो धनावेश का केंद्र था और जो ऋणावेश का केंद्र था वो एक के ऊपर एक था, जो आपका क्षेत्र प्रदर्शित कराए। जैसे लेकिन हमने विद्युत क्षेत्र में इसे लाए तो देखिए जो आपका धनावेश हो गया वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ गया। देखिए प्लस और माइनस एक के ऊपर एक थे, अब जो है प्लस आपका आगे चल गया, माइनस पीछे आ गया, प्लस आगे चल गया, माइनस पीछे आ गया, प्लस आगे चल गया, माइनस पीछे आ गया। तो क्या होता है, जिस कारण से इनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, हल्का सा द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। देखिए पहले इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण था वो कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि आवेश 0 था। लेकिन क्योंकि देखिए आवेश 0 था, क्योंकि संपाती थे इसमें धनावेश और ऋणावेश के, लेकिन जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाए तो धनावेश थोड़ा आगे बढ़ गया, माइनस थोड़ा पीछे हो गया। अब थोड़ा सा आवेश जनरेट हो गया तो थोड़ा सा द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परावैद्युत ध्रुवण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, परावैद्युत ध्रुवण की प्रक्रिया कहते हैं। जबकि यदि मैं बात करूं ध्रुवीय में, तो ध्रुवीय में यदि आप देख रहे होंगे तो आपके इस प्रकार से अणु थे, प्लस माइनस
प्लस माइनस इस प्रकार के अणु थे जब आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र में इसे हमने नहीं रहे थे। तो देखो क्या प्लस माइनस एक दूसरे के ऊपर है, जैसे कि यहाँ पर है, नहीं है, इसी कारण से कहा जाता है कि ये संपाती नहीं होते हैं। लेकिन जैसे हमने इसे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाए थे तो प्लस भी एक दिशा में हो गए थे और माइनस भी इसकी विपरीत दिशा में हो गए थे। यहाँ पर भी ऐसे हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे हुआ है, यहाँ पर भी थोड़ा द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की परिस्थिति में, और यहाँ पर भी थोड़ा सा द्विध्रुव आपका जो आघूर्ण है वो भी क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। बेसिकली मैं बोल रहा था ना धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है, उसका मतलब यही है कि धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक के ऊपर एक होते हैं, एक के ऊपर एक। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाए थे तो धनावेश आगे है, ऋणावेश पीछे, एक के ऊपर एक नहीं है, एक के ऊपर एक रहते तो ऐसे दिखाई देते। लेकिन जैसे ही हमने इसे विद्युत क्षेत्र में लाए तो देखिए धनावेश थोड़ा आगे चले गया, ऋणावेश पीछे आ गया। यहाँ पर भी ऐसे हुआ था, अभी तो पूरे बिखरे हुए, इस प्रकार से अंडरस्टैंड बिखरे हुए। जैसे हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाए तो धनावेश भी एक दिशा में आ गए, ऋणावेश उसके विपरीत दिशा में आ गए, सिस्टमेटिक वे में एडजस्ट हो गए, जैसे कि ये लोग हो गए। और ये वाली प्रक्रिया को भी कहते हैं परावैद्युत ध्रुवण। तो आज के इस वीडियो में हमने परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ से संबंधित अंक परावैद्युतांक क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ के परावैद्युतांक देखे, परावैद्युत पदार्थ के प्रकार के बारे में पढ़े। 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।